नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 24 जुलाई 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स के बारे में। फिर दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स टेस्टिंग के बारे में। और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वारफेयर के चेंज होते नेचर के बारे में। तीसरा जो आर्टिकल है, हालांकि थोड़ा घिसा पिटा आर्टिकल है, लेकिन फिर भी तीनों इश्यूज को हम डिटेल से समझेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ब्रिक्स के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ब्रिक्स जब शुरुआत में बना था ना, शुरुआत में एस तो नहीं था, सिर्फ 4 देश थे ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो उस समय सोचा गया था ये इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप होगा। बट अब तो देखो इवन ना ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें तो ब्रिक्स ना एक इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव के रूप में उभरा है। जैसे देखो G7 ग्रुप है वेस्टर्न कंट्रीज का, इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ग्लोबल गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। G20 है, तो उसी प्रकार से जो ब्रिक्स है ना, ये गवर्नेंस के मामले में भी एक बढ़िया अल्टरनेटिव के रूप में उभरा है। अब तो ये एक्सपेंड भी हो चुका है। 2024 में नए मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया, जैसे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, और 2 देश जल्द ही ज्वाइन कर सकते हैं, एक सऊदी अरेबिया, एक अर्जेंटीना। तो आज ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो मिला के देखो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में 46% कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो इस जिस प्रकार से ये ग्रुप एक्सपेंड हुआ है ना, ऐसा नहीं कि देखो लोग मतलब विभिन्न देश जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज से परेशान है, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन से इस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे परेशान है। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन का रीजन ये भी है कि विभिन्न देश जो हैं जैसे UAE वगैरह, वो भी देखो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर देखो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए मल्टीपोलर, मतलब वर्ल्ड में कई सारी बड़ी बड़ी पावर्स हों और मिल के वर्ल्ड को चलाएं, ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ ही देशों का दबदबा हो वर्ल्ड में। इसी वजह से ब्रिक्स का इतना एक्सपेंशन हुआ है। वैसे देखो ब्रिक्स के जो नए मेंबर कंट्रीज हैं ना, उनके ज्वाइन करने का कारण अलग अलग है। जैसे ईरान ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ईरान के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने ना सैंक्शंस लगा के रखे हैं, प्रतिबंध लगा के रखे हैं, वो ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते। तो फिर ईरान को लगा यार वेस्टर्न कंट्रीज ने तो मुझे आइसोलेट कर दिया, तो ब्रिक्स ज्वाइन कर लेता हूं। UAE का अलग कारण है। UAE ऑयल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है, तो उसको लगा कि ब्रिक्स को ज्वाइन करना एक बढ़िया ऑप्शन है। यहां पे मैं दूसरी चीजों में भी ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के साथ में ट्रेड कर सकता हूं। इथोपिया का अलग रीजन है, इथोपिया को चाहिए लोन, और ब्रिक्स का अपना एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, तो वहां से इथोपिया को लोन मिलने की संभावना है। ये सब एग्जांपल्स हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है ब्रिक्स के जो नए मेंबर्स हैं ना, उन्होंने देखो अपने अपने फायदों के चलते ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो बेशक ब्रिक्स एक्सपेंड हुआ है, लेकिन एक्सपेंड होने के साथ साथ जो ब्रिक्स के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ब्रिक्स के अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंशंस हैं, वो भी बढ़ गई हैं। आप बोलोगे सर ब्रिक्स के अंदर की टेंशंस मतलब? ब्रिक्स के अंदर की टेंशंस मतलब जैसे देखो मेंबर कंट्रीज है, जैसे चाइना है, इंडिया है, इनकी आपस में बनती नहीं है। अलग अलग इश्यूज को लेके इनके जो व्यूज हैं अलग अलग होते हैं, तो इससे ब्रिक्स की जो एकजुटता है वो प्रभावित होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है फूड सिक्योरिटी का। देखो ब्रिक्स पॉपुलेशन के मामले में, GDP के मामले में तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी देखिए आप। ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं ग्लोबल राइस में 52% कंट्रीब्यूट करते हैं। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज वीट के मामले में पूरे वर्ल्ड में 42% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब चूंकि देखो वर्ल्ड में आपको पता है कभी भी एक्सपोर्ट को लेके बैन लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल USA ने बोल दिया कि हम वीट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लाइमेट चेंज के कारण जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में आ रही है, क्योंकि फसल की जो पैदावार है क्लाइमेट चेंज के कारण प्रभावित हो रही है। इसके अलावा महंगाई का समय है, तो ऐसे समय में ना इंटरनेशनल मार्केट में कई बार फूड ग्रेन्स की ना बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। किसी देश ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, किसी देश में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, क्लाइमेट चेंज की वजह से फसल बर्बाद हो गई, तो इंटरनेशनल मार्केट में फूड ग्रेन की कमी हो जाती है।
तो ब्रिक्स का जो रियो समिट ऑर्गेनाइज हुआ ना 2025 में, इस रियो समिट में ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ने ये बोला फूड एक्सपोर्ट को ना वेपन के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए, हथियार के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। कई बार जैसे वेस्टर्न कंट्रीज कर देती हैं कि हम आपको अनाज नहीं देंगे। इवन यूएसए ने तो इंडिया के साथ किया था, PL 480 प्रोग्राम फेमस था। उस समय इंडिया फूड सफिशिएंट नहीं था, हम इंपोर्ट कर रहे थे राइस का, वीट का। तो यूएसए ने यह बोला कि हम अनाज के शिप्स तभी भेजेंगे इंडिया में अगर इंडिया वियतनाम मुद्दे पे हमारा साथ देगा। तो ऐसे काम यूएसए पहले भी करता था, अभी भी करता है। लेकिन इस साल जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ ना रियो में, इसमें ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज ने बोला यार कम से कम फूड को तो तुम हथियार के तौर पे इस्तेमाल मत करो। लेकिन देखो, लेकिन यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा, देखो रीजन्स दूसरे हैं, लेकिन कई बार इंडिया भी राइस या फिर वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा देता है। क्यों लगा देता है? देखो इसलिए इंडिया नहीं लगाता कि इंडिया को किसी देश से बदला लेना है या फिर इंडिया एक्सपोर्ट को हथियार के तौर पे, वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया तो देखो अपने रीजन्स के कारण कई बार लगाता है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन का साइज काफी ज्यादा है। 140 करोड़ का देश है भारत। तो भारत में कई बार फूड ग्रेन की कमी का डर होता है, इसलिए भारत नहीं चाहता कि हमारा जो राइस या वीट है दूसरे देश में चला जाए और हमारे देश में इसकी कमी हो जाए। तो इसके चलते इंडिया लगाता है। और इंडिया के ऊपर काफी प्रेशर भी है कि इंडिया अपनी फार्म मार्केट को ना दूसरे देशों की MNCs के लिए ओपन कर दे। तो इसलिए इंडिया ने ना ब्रिक्स समिट के दौरान ये जो रेजोल्यूशन आया ना जब कि हाँ भाई फूड एक्सपोर्ट को वेपनाइज ना किया जाए, तो इंडिया ने इसको रेसिस्ट किया। इंडिया ने कहा कि देखो मजबूरी में कई बार हम भी ऐसा करते हैं। इसके बाद राइटर बताते हैं कि और ब्रिक्स आगे कैसे बढ़िया ढंग से चल रहा है। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ना वेस्टर्न कंट्रीज ने ना कुछ अपने संस्थान बनाए थे मिलके, क्योंकि देखो वेस्टर्न कंट्रीज ही युद्ध जीते थे, तो उन्होंने वर्ल्ड को चलाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है। बट ये जो संस्थान है ना, ये देखो ये वेस्टर्न कंट्रीज का ही ज्यादा साथ देते हैं, उनके कहने पे ही चलते हैं। तो ब्रिक्स ने भी ना अपने कुछ अल्टरनेटिव संस्थान बनाए हैं, जैसे नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स ने इसे स्टैब्लिश किया है। ये भी लोन देता है वर्ल्ड बैंक की तरह, और ये पिछले कुछ सालों में ना 96 प्रोजेक्ट्स को $32 बिलियन का लोन दे चुका है। इसके अलावा ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ने मिलकर कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट स्टैब्लिश किया है, CRA। $100 बिलियन की लिक्विडिटी का पूल है ये। इसमें क्या होता है, ये जो CRA है ना $100 बिलियन का, ये लोन वगैरह नहीं देता। मान लीजिए किसी मेंबर कंट्री को ना जरूरत है, डॉलर की जरूरत पड़ गई, किसी और करेंसी की जरूरत पड़ गई, तो करेंसी स्वैप का प्रोविजन प्रोवाइड करता है ये CRA, ना कि लोन देता है। और देखो ये जो ब्रेटन वुड के इंस्टीट्यूशंस है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, उसी के बाद इनको स्टैब्लिश किया गया था, IMF को, वर्ल्ड बैंक को। तो IMF, वर्ल्ड बैंक, इनमें तो वेस्टर्न कंट्रीज का बोलबाला है, लेकिन ये ब्रिक्स के जो संस्थान है ना, इसमें इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, कंडीशंस भी काफी कम लगाई जाती हैं लोन मिलने पे, तो ये ज्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें ब्रिक्स की आई हैं, जैसे ब्रिक्स पे, ये क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है। ब्रिक्स पे 2025 में लॉन्च किया गया, और अभी UAE, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सब कनेक्टेड हैं इस ब्रिक्स पे से। ये जानते हो जरूरी किस लिए है? ब्रिक्स पे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो वेस्टर्न कंट्रीज ने ना मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया था, स्विफ्ट। मतलब एक देश से दूसरे देश में जब ट्रांजैक्शन जाती है ना, तो उसका मैसेज ट्रांसमिट होता है स्विफ्ट प्लेटफॉर्म पे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज इसे भी ना हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे रशिया को इस प्लेटफॉर्म से निकाल दिया गया, तो फिर रशिया को पेमेंट करना दूसरे देशों से डिफिकल्ट हो गया। तो कई सारे देशों ने बोला कि आप यार इन चीजों को हथियार के तौर पे इस्तेमाल ना करिए, रशिया के साथ आपकी नहीं बनती। तो ऐसा नहीं कि रशिया को स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से निकाल दिया, अब कोई देश से दूसरे देश से रशिया में पेमेंट नहीं कर सकता, ये सब आप गंद मत फैलाइए। तो उस कंटेक्स्ट में ना ये ब्रिक्स पे जो है, ये प्लेटफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की सहायता से भी अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सकेंगी। समझ गए? तो ये पॉइंट है। इंडिया का UPI आपको पता है कितना स्ट्रोंग है,
जून 2024 में 14.3 बिलियन ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हुई थी। अब यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इजीली स्केलेबल है, तो ग्लोबल साउथ में अफ्रीका के जैसे गरीब देश हैं उनमें यूपीआई के प्रति बहुत अट्रैक्शन है, तो इंडिया इसको बहुत सारे देशों में इंप्लीमेंट कर सकता है। ऑलरेडी देखो सिंगापुर, यूएई, कीनिया जैसे देशों के साथ वहां पे भी हमने यूपीआई इंप्लीमेंट कर दिया, तो इंडिया की पेमेंट वहां पे इजीली एक्सेप्टेबल है। तो यूपीआई का टेम्पलेट ना ग्लोबल साउथ में बढ़िया ढंग से स्केल अप किया जा सकता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं चलो अच्छी अच्छी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, एक बार फिर से कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ आते हैं, चैलेंजेस की तरफ आते हैं। एक चैलेंज तो हमने डिस्कस किया ना कि ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं कई बार, जैसे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रियो समिट अटेंड ही नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी ने रियो समिट में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डिपेंडेंसी की बात उठाई। चाइना के ऊपर ना क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अभी डिपेंडेंसी है विभिन्न देशों की, नहीं होनी चाहिए, तो ये बात चाइना को तो अच्छी नहीं लगी होगी जाहिर तौर पे। और अभी देखो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म ना चाइना डोमिनेटेड ज्यादा बनता जा रहा है। ब्रिक्स की नॉमिनल जीडीपी में चाइना 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इवन एनडीपी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक की लीडरशिप में, ब्रिक्स पे स्टैंडर्ड में, डिजिटल नॉर्म्स को डिफाइन करने में चाइना का डोमिनेंस ज्यादा है, चाइना का दबदबा ज्यादा है। जबकि इंडिया ये कह रहा है ब्रिक्स जो प्लेटफॉर्म है ना वो देखो ऐसा नहीं कि चाइना डोमिनेटेड बन जाए। देखो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इनको लोग इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि ये यूएसए डोमिनेटेड हैं। तो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म भी अगर चाइना डोमिनेटेड बन जाएंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर जो हम बात कर रहे थे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, एक देश की नहीं चलनी चाहिए, वो तो नहीं हुआ ना। बस इतना फर्क हो गया, पहले यूएसए की चलती थी अब चाइना की चलेगी, तो इंडिया ये नहीं चाहता। और देखो एक बात ये भी है, कहते तो हैं ब्रिक्स इतना आगे बढ़ गया आगे बढ़ गया, लेकिन इतना भी आगे नहीं बढ़ा है। जैसे अभी भी देखो एयरक्राफ्ट को लीज करने की बात हो, पोर्ट लॉजिस्टिक्स की बात हो, री इंश्योरेंस की बात हो, सेमीकंडक्टर की बात हो, इन सब चीजों का ट्रेड ना अभी भी डॉलर में ही ज्यादा होता है। जैसे एयरक्राफ्ट को लीज करने की बात हो ना, एयरक्राफ्ट की लीजिंग का 85% जो बिजनेस है ना वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। मतलब अभी ब्रिक्स को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब देखो लास्ट में ये है, राइटर बोलते हैं ब्रिक्स काफी आगे बढ़ गया है और ब्रिक्स अभी सिर्फ ब्लॉक ऑफ ग्रीवेंस नहीं है कि हाँ भाई वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट ग्रीवेंस सिर्फ बताता रहे ब्रिक्स, नहीं। ब्रिक्स अभी फिनटेक के मामले में, फूड सिस्टम के मामले में, डिजिटल पब्लिक गुड्स के मामले में काफी स्ट्रोंग हो गया है। लेकिन ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज में कोहेरेंस होना जरूरी है, मतलब वो एकजुट हों ये जरूरी है और एक बेहतर अल्टरनेटिव प्रेजेंट करें। जो मैंने आपको बात बोली ना, पहले का वर्ल्ड ऑर्डर वेस्टर्न डोमिनेटेड था, यूएसए डोमिनेटेड था, और अब सिर्फ ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म ना बन जाए वर्ल्ड ऑर्डर को चाइना डोमिनेशन का बनाने का, नहीं ऐसा ना बन जाए। ब्रिक्स एक बढ़िया प्लेटफॉर्म का काम करे जो वर्ल्ड को मल्टीपोलर बनाए, रूल बेस्ड बनाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग से संबंधित है लैब्स में। अपना सिलेबस में एथिक्स के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक चीज तो साफ है, ह्यूमन बींग्स जो है ना बाकी सभी एनिमल्स से सुपीरियर हैं। तो इसी वजह से देखो ये ह्यूमन बींग्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो बाकी जो एनिमल्स है ना उसके प्रति गुडविल दिखाए, दया दिखाए, उनको प्रोटेक्ट करें। लेकिन देखो हम ना अपनी ये ऑब्लिगेशन, अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स में जब एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं इससे उनको तकलीफ होती है, ये देखो हम सबको पता है। लेकिन देखो आज के वर्ल्ड में ना बहुत सारे अल्टरनेटिव आ गए हैं। कुछ लोग बोलेंगे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएं, उससे अच्छा तो है एनिमल्स के ऊपर कर लिए जाएं ना। लेकिन देखो आज ऐसी कोई मजबूरी है नहीं, आज बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। जानवरों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है, उनको जो तकलीफ मिलती है उसको अवॉइड किया जा सकता है। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि इंसानों के ऊपर कभी एक्सपेरिमेंट होते नहीं थे पहले, बल्कि जो लैब में एक्सपेरिमेंट है ना दवाइयों के, टॉक्सिसिटी के, मतलब कोई पदार्थ है कितना जहरीला है, ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स के टेस्ट पहले इंसानों पर भी होते थे। लेकिन क्या हुआ, एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, एल टेटम। एल टेटम ये जो साइंटिस्ट थे ना, रिसर्चर थे, इन्होंने ये बोला कि यार इंसानों के ऊपर हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना, इंसान अनप्रडिक्टेबल हैं। मतलब
एक इंसान अलग ढंग से रिएक्ट करता है, दूसरा इंसान अलग ढंग से रिएक्ट करता है दवाई देने पर। एक इंसान ज़्यादा अच्छे से रिकवरी करता है, दूसरा नहीं करता है। तो इसलिए इंसानों के ऊपर टेस्ट करने के बजाय जानवरों के ऊपर टेस्ट किया जाए, वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं, वो सेम ढंग से वो रिएक्ट करते हैं। तो मतलब पहले तो ये सारे जो टेस्ट थे ना लैब में, ये इंसानों के ऊपर ही हुआ करते थे। किसी गरीब आदमी को पकड़ लिया, औरत को पकड़ लिया, किसी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के पर्सन को पकड़ लिया, प्रिजनर को पकड़ लिया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देते थे। लेकिन बाद में जो जानवरों के ऊपर टेस्ट कंडक्ट होने स्टार्ट हुए, ऐसा नहीं कि हाँ इंसानियत जाग गई इसलिए जानवरों के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करने स्टार्ट किए। नहीं, इंसानियत नहीं जागी। साइंटिस्ट ने अपने फायदे के लिए, साइंस के फायदे के लिए जानवरों के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करने स्टार्ट किए, ना कि इंसानियत जाग गई इसलिए, क्योंकि जानवरों के ऊपर टेस्ट करना ज्यादा कन्वीनियंट था उनके लिए, ज्यादा फायदेमंद था। यहां पे एक टर्म इस्तेमाल हुई है, ये टर्म आप आंसर में यूज कीजिएगा। टर्म है मोरल इंडिफरेंटिज्म, मतलब नैतिक उदासीनता। पहले इंसानों के ऊपर टेस्ट होते थे, बाद में जानवरों के ऊपर, लेकिन मोरल उदासीनता रही। ऐसा नहीं कि मोरालिटी जाग गई इस वजह से जानवरों के ऊपर होने स्टार्ट हुए। यहां पे मोरल इंडिफरेंटिज्म है, मतलब मोरालिटी तो है ही नहीं। ये टर्म आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं, देखो आज की रिसर्च में ना ये सहमति बन चुकी है कि एनिमल टेस्टिंग भी उतना इफेक्टिव नहीं होता। एनिमल टेस्टिंग से भी ना इंसानों के ऊपर दवाई कैसे रिएक्ट करेगी ये हमें पता नहीं चलता। जो रिजल्ट जानवरों से मिलते हैं वही रिजल्ट इंसानों से मिलेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। और देखो जो कोर पॉइंट है वो ये है, जब देखो जानवरों के ऊपर भी जब टेस्ट किया जाता है तो उनको दर्द होता है इंसानों की तरह, तो फिर जानवरों को का इस्तेमाल क्यों किया जाए। आप में से कुछ लोग बोलेंगे तो सर फिर अल्टरनेटिव क्या है, मतलब फिर दवाइयाँ कैसे बनेंगी, फिर रिसर्च कैसे होगी। तो राइटर यही बोलते हैं, आज देखो अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। आज का जो समय है ना टिश्यू इंजीनियरिंग और रीजनरेटिव मेडिसिन का समय है। बहुत प्रोग्रेस हुई है इन फील्ड्स में, टिश्यू इंजीनियरिंग फील्ड में और रीजनरेटिव मेडिसिन की फील्ड में। आज के समय में देखो हम ना अलग से बॉडी पार्ट्स इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं। जैसे अलग से आर्टिफिशियल लीवर बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल एनिमल मसल बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल पेनक्रियाज लैब में बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल ब्लैडर बनाया जा सकता है। तो ये सारे पार्ट्स जब आर्टिफिशियली लैब में अलग से इंडिपेंडेंट बनाए जा सकते हैं, तो फिर देखो इन आर्टिफिशियल पार्ट्स पे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए ना। मतलब देखो आपने कोई नई दवाई बनाई, ड्रग बनाई, अब चूहों पे वो दवाई टेस्ट करने के बजाय आप आर्टिफिशियल लीवर पे टेस्ट कर लो कि लीवर कैसे रिएक्ट कर रहा है अगर इस दवाई का यूज किया जाता है। तो इससे देखो जानवर भी बच जाएंगे और एक्सपेरिमेंट भी अच्छे परफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि आप रियल टाइम बेसिस पे कि लीवर कैसे रिएक्ट करेगा वो देख रहे हो। तो पॉइंट ये है, जो लैब ग्रोन आर्टिफिशियल बॉडी के पार्ट्स है ना, इनका इस्तेमाल किया जाए। साइंटिस्ट और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्वेस्ट की जाए कि जहां तक पॉसिबल हो आप आर्टिफिशियल सेल, आर्टिफिशियल टिश्यूज, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स का यूज करो। इससे देखो जो टिश्यू इंजीनियरिंग है वो भी आगे बढ़ेगी, मतलब टिश्यू इंजीनियरिंग जो फील्ड है उसका भी विस्तार होगा। फिर राइटर एक पॉइंट ये देते हैं, जो 1960 का एक्ट है ना, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, इसमें भी बदलाव होने चाहिए। एक नया जो आर्टिकल है वो ऐड किया जा सकता है। जहां तक पॉसिबल हो साइंटिस्ट लैब्स में और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में ना आर्टिफिशियल पार्ट्स का ही इस्तेमाल करें, ये चीज साफ साफ लिख दी जाए इस 1960 के एक्ट में। और देखो बात काम सिर्फ कानून बदलने से नहीं चलेगा, हमारी सोच में बदलाव आना जरूरी है। जब हम देखो एनिमल्स को हमारे बराबर ट्रीट करेंगे और ये मानेंगे कि एग्जिस्टेंस में उनका भी रोल है हमारे बराबर ही, तब जाके धीरे धीरे कल्चर में चेंज आएगा। जैसे देखो पहले क्लासेस में एनिमल्स को ना नुकसान पहुंचाया जाता था स्टूडेंट्स को समझाने के लिए क्लासेस में, लेकिन आजकल तो 2D मॉडल्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, उनकी सहायता से बच्चों को सिखा दिया जाता है कि देखो एनिमल के अंदर ये पार्ट होता है। तो ये जो बदलाव है ना धीरे धीरे अब सभी डायमेंशंस में आने चाहिए। मतलब असली जो बदलाव है हमारी वैल्यूज में आना चाहिए, तब जाके एनिमल्स के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो बंद होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो,
रियलिटी ऑफ चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ वारफेयर, एम के नारायणन ने यह आर्टिकल लिखा है। सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ। देखो पहले के ज़माने में ना मैकेवली जैसे लोगों का ये मानना था पॉलिटिक्स जो है वो पावर और सर्वाइवल की लड़ाई है। उनका कहना था अगर देखो राजा को ना राज बचाने के लिए एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल करना पड़े, धोखाधड़ी का इस्तेमाल करना पड़े तो करो। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो वर्ल्ड में पीस इस्टैब्लिश करने के लिए ना कई सारे बड़े एग्रीमेंट्स हुए। जैसे देखो 1648 का ना पीस ऑफ वेस्टफेलिया फेमस है। ये जो 1648 का पीस ऑफ वेस्टफेलिया था ना, ये कैसे आया? यूरोप में ना 30 इयर्स वार चला था और 30 इयर्स वार के बाद में ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया आया। और इस पीस ऑफ वेस्टफेलिया में ना नेशन स्टेट का कंसेप्ट निकल के आया। मतलब हर देश की अपनी सीमा होगी, बॉर्डर होगा और कोई एक नेशन स्टेट दूसरे नेशन स्टेट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये कंसेप्ट निकल के आया था पीस ऑफ वेस्टफेलिया में। इसके बाद 1814-15 में ना कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी। इसका मकसद ये था नेपोलियन वार्स के बाद ना यूरोप के पॉलिटिकल मैप को ठीक करना और जो बड़े बड़े उस समय पावर्स थे उनके बीच में ना बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश करना, ताकि लड़ाई ना रहे, पीस रहे। बैलेंस रहेगा विभिन्न पावर्स के बीच में तो देखो पीस रहेगी। अगर एक पावर बड़ा हो जाएगा दूसरी पावर छोटा हो जाएगा तो फिर उनके बीच में लड़ाई होगी। तो इस कांग्रेस ऑफ वियना में बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट देखने को मिला था। लेकिन देखो उसके बाद वर्ल्ड चलता रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर से आवश्यकता महसूस हुई कि यार पीस रहनी वर्ल्ड में जरूरी है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ना रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। मतलब वर्ल्ड जो है वो कॉमन रूल्स, कॉमन लॉज और कॉमन एग्रीमेंट पे आधारित हो, ताकि विभिन्न देश लड़े ना। विभिन्न देश सेम रूल्स को फॉलो करें, सेम लॉज को फॉलो करें, सेम एग्रीमेंट को फॉलो करें। लेकिन देखो ये कोशिश बिना एक फेलियर साबित हुई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद युद्ध तो होते ही रहे। कोरिया का वार हुआ, उसके बाद वियतनाम का वार हुआ, अफ्रीका में छोटे छोटे युद्ध चलते रहे, कोल्ड वार चलता रहा यूएसए यूएसएसआर के बीच में। जब देखो कोल्ड वार समाप्त हो गया 1990 में तो ऐसा लगा अब शायद शांति आएगी वर्ल्ड में। लेकिन देखो कोल्ड वार के समाप्त होने के बाद तो वर्ल्ड में बल्कि और ज्यादा कैओस और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं वर्ल्ड में ना चेंज आ गया 9/11 की घटना के बाद में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ ना, ट्विन टावर्स पे, उसके बाद यूएसए को मौका मिल गया अपने दुश्मन देशों को टारगेट करने का। यूएसए ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, इराक के ऊपर अटैक किया, बाद में 2011 में लीबिया के ऊपर अटैक किया गया। तो 9/11 की घटना के बाद में ना वारफेयर का नेचर चेंज हो गया। कैसे युद्ध लड़े जाएंगे वो नेचर चेंज हो गया। लेकिन इस राइटर ये बोलते हैं देखो असली नेचर तो ना कब चेंज हो गया था? 1991 में ही चेंज हो गया था। 1991 में क्या हुआ था? जब इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी ना, अक्षय कुमार की मूवी भी है एयरलिफ्ट, तो उस समय यूएसए लेड एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ताकि कुवैत के ऊपर इराक का कब्जा खत्म किया जा सके। तो उस समय ना यूएसए ने 3 डायमेंशन स्ट्राइक्स की थी इराक के ऊपर, 3 डायमेंशंस में, हवा में, पानी में, जमीन में। तो उस समय समझ में नहीं आया था कि ये इतना बड़ा बदलाव होगा वारफेयर में। लेकिन धीरे धीरे देखो वारफेयर का नेचर ही चेंज हो गया। आप आज के समय में यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध देखिए। यूक्रेन और रशिया का युद्ध आप देखोगे ना, ऑटोमेशन की लड़ाई हो गई है। युद्ध में अब ऑटोमेशन देखो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ड्रोन्स का इस्तेमाल कितना ज्यादा बढ़ गया है। ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए, प्रिसाइज स्ट्राइक्स करने के लिए। आजकल तो सेमी ऑटोनोमस ड्रोन्स आ गए हैं जो इमेज पढ़ सकते हैं, इमेज रिकॉग्नाइज करके वो हाई प्रायोरिटी टारगेट्स सेट कर लेते हैं। आजकल देखो इवन लोइटरिंग म्यूनिशंस वाले ड्रोन आ गए हैं। ये सुसाइड ड्रोन होते हैं जो मतलब जब तक उन्हें टारगेट ना मिले वो हवा में ही इधर उधर डोलते रहते हैं और जैसे ही टारगेट उनको मिल गया फिर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे ड्रोन भी आ गए हैं, इनको कामिकाजे ड्रोन भी बोला जाता है, लोइटरिंग म्यूनिशंस वाले ड्रोन। इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में हमने देखा किस प्रकार से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। फिक्स्ड विंग वाले ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशंस वाले ड्रोन, फाइटर जेट का कैसे इस्तेमाल किया गया, एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। मतलब
इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, इसमें भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। तो आगे की जो लड़ाइयां हैं वो देखो ऐसे ही लड़ी जाएंगी। और बात सिर्फ देखो हथियारों की नहीं है, मतलब अब जो वारफेयर हो गए हैं ना, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर हो गए हैं। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर मतलब मिलिट्री देखो अब ना ट्रेडिशनल हायरार्कीज से हट के नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर पे फोकस कर रही है। मतलब एक ही नेटवर्क में ना सेंसर, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग सब कुछ हो जाता है। सारे जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है ना वार के, वो एक ही नेटवर्क में जुड़े होते हैं। तो इससे ना जल्दी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। पहले क्या होता था, हायरार्की में क्या होता है, नीचे वाला इंफॉर्मेशन ऊपर जाती है, ऊपर वाली फिर और ऊपर जाती है, बड़ी पोस्ट के पास में जाती है, टॉप डाउन फिर डिसीजन लिए जाते हैं। अभी नहीं, अभी क्या है, नेटवर्क में सेंसर भी जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, तो एक ही समय में जल्दी से डिसीजन ले ली जाती है। इंफॉर्मेशन गैदर भी उसी नेटवर्क में होती है, सेंसर भी उसी नेटवर्क में है, सब कुछ उसी नेटवर्क में, तो डिसीजन जो है वो जल्दी लिए जा सकते हैं। और देखो बैटलफील्ड जो है ना अब कॉम्प्लेक्स मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गए हैं। इसका मतलब कि लड़ाई सिर्फ अब जमीन, हवा और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस में, साइबर स्पेस में भी लड़ाई अब फैल जाती है। तो जो एआई है और साइबर वारफेयर है, इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है। हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। हाइपरसोनिक वेपन्स जैसे मिसाइल है जो मैक 5 स्पीड से चलती हैं। अब मैक 5 स्पीड से चलने वाली जो मिसाइल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको मतलब ट्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए दुश्मन देश जवाब नहीं दे पाता इन मिसाइल्स का। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, जब देखो वारफेयर पूरी तरह से डिजिटल डोमेन में आ चुका है, टेक्नोलॉजिकल वारफेयर आने वाले समय में होने वाला है, तो इंडिया के जो एग्जिस्टिंग मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान्स हैं उनको भी पूरी तरह से रिवाइज और रिवैम्प करना चाहिए। अभी अगर करंट वेपन्स के लिए इंडिया ने कुछ टेंडर दे रखे हैं तो उनको फिर से रिकंसिडर करना चाहिए कि ये वेपन अब काम के हैं या नहीं है। चाइना के पास देखो ऑलरेडी बहुत नए नए हथियार हैं। फाइटर जेट देख लो, G10, J10, J20, ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। चाइना अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट पे काम कर रहा है, जबकि इंडिया इस मामले में बहुत पीछे है। तेजस इंडिया का उतना सफल नहीं रहा है जितना उम्मीद थी, और उतने तेजस अभी हम प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें देखो ऐसे ड्रोन्स चाहिए, ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स चाहिए जो हाई एटीट्यूड पे यानी ज़्यादा हाइट पे लंबे समय तक काम कर सकें, क्योंकि देखो मॉडर्न वारफेयर ऐसे ही लड़ा जाएगा, तो हमें उसी हिसाब से तैयार होने की आवश्यकता है। मिलिट्री हार्डवेयर्स का डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, हम एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। आने वाले समय में हमें 2.5 फ्रंट पे युद्ध लड़ना पड़ सकता है, जैसे कश्मीर एक आधा फ्रंट है, चाइना एक फ्रंट है, पाकिस्तान एक फ्रंट है। तो इन सभी फ्रंट्स पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो भी डिजिटल डोमेन में लड़नी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल वारफेयर होगा, तो देखो हमें उसी प्रकार से अब तैयार होने की आवश्यकता है। पुराने तौर तरीकों से हम नहीं चल सकते। तो यही राइटर इस आर्टिकल में कहना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कल हमने कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस किए। कल हमने देखो बुद्धिज्म के ऊपर चाइना और इंडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, इससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया कैसे देखो चाइना ना बुद्धिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है काफ़ी लंबे समय से, ताकि क्योंकि देखो अब हिमालयाज में ना जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पुअर है, जो लोगों के दिलों पे राज करता है वही असली हार्ड पावर है। तो कंटेक्स्ट ये था, दलाई लामा के सक्सेसर का चुनाव होना है। चाइना कहता है स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा, चाइना के अंदर ही अगले दलाई लामा को चुना जाएगा, जबकि अभी जो दलाई लामा कहते हैं वो कह रहे हैं कि चाइना के बाहर दलाई लामा को चुना जाएगा। तो 2 दलाई लामा चुने जाएंगे, और 2 दलाई लामा जब चुने जाएंगे तो लॉयल्टीज जो हैं मोनेस्ट्रीज की चेंज होंगी। तो इंडिया के लिए ये काफ़ी कंसर्निंग हो सकता है। अगर देखो लद्दाख में मोनेस्ट्री की जो लॉयल्टी है वो चाइना वाले दलाई लामा की तरफ आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इंडिया ने देखो पिछले 10 सालों में ना बुद्धिज्म पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, बट इंडिया की अप्रोच ना हैजार्ड है। इंडिया सिर्फ बुद्धिज्म वाले सर्किट बना रहा है और ये बोल रहा है कि बुद्धा का जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की आवश्यकता है। सिर्फ गुडविल जनरेट करने से काम नहीं चलेगा। चाइना की तरह बुद्धिज्म में ना स्टेट क्राफ्ट को यूज करना पड़ेगा, यानी चाइना बुद्धिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इंडिया सिर्फ गुडविल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में, जिसमें राइटर ये बोलते हैं देखो पहले सिर्फ पैशन, टैलेंट, इन सब पे फोकस होता था, लेकिन नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में ना इस बार फोकस है इंजरी सर्विलियंस, प्रिवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन पे। मतलब इंजरी को पहले से ही वर्कलोड के हिसाब से प्रिडिक्ट किया जा सके कि इस प्लेयर को इंजरी आ सकती है।
बायोमैकेनिक्स और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पे, मतलब कि प्लेयर की जो टेक्निक है वो एनालाइज की जाए, जैसे भाला फेंकने कितने एंगल पे भाला फेंका जाए, मैक्सिमम दूरी पे जाता है, न्यूट्रिशन पे, हर टाइप के स्पोर्ट्स के प्लेयर को अलग न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, मेंटल हेल्थ पे, मतलब ये जो नई नई चीज़ें हैं ना, इन पे फोकस है ताकि सस्टेनेबल बेसिस पे कंसिस्टेंटली हम ज़्यादा मेडल जीत सकें। ऐसा नहीं कि कोई प्लेयर टैलेंटेड आया तभी मेडल जीते। इसके लिए सरकार ने प्रयास भी किए हैं, जैसे इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है दिल्ली में, वहाँ पे एक ही छत के नीचे अलग अलग डिसिप्लिन्स की टीम बैठेंगी। साई बेंगलुरु का जो सेंटर है वो टॉप्स के एथलीट्स का हब बन गया है। सरकार चाहती है कि स्पोर्ट्स में इनोवेशन आगे भी आते रहना चाहिए, इसलिए सरकार पैसा देने को तैयार है। एक इनोवेशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है, रिसर्च फंडिंग भी दी गई है। फिर अगला आर्टिकल हमने यूक्रेन रशिया के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि देखो बाकी युद्ध तो जल्दी से हुए, खत्म हो गए, लेकिन यूक्रेन रशिया का वार ना 3 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है और अब ये स्टेमिना का वार बन चुका है। मतलब किस में ज़्यादा स्टेमिना है? वैसे तो देखो वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को फंड दे रही हैं, लेकिन कब तक ये चलेगा, ये दिक्कत वाली बात है। अब ये फेस की भी लड़ाई बन गई है। यूक्रेन नहीं चाहता कि अभी इस पॉइंट पे सीज फायर साइन हो, क्योंकि कुछ टेरिटरीज यूक्रेन की रशिया के पास चली जाएंगी और रशिया भी देखो, उसके लिए भी वार में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। रशिया ने बहुत कुछ खो दिया इस वार में। तो इस वार से संबंधित हमने आर्टिकल डिस्कस किया था।